अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत आज होगी। इसके अलावा बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की संभावनाएं हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बारे में ट्वीट किया। कहा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। अमेरिकियों की प्राथमिकताओं पर प्रगति करने, विकासशील देशों के लिए काम करने और G20 को एक ऐसे मंच के रूप में अपनी प्रतिबद्धता दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि काम करता है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, कादम्बिनी शर्मा और उमाशंकर सिंह, जो लगातार G20 समिट पर निगाह बनाए रखेंगे। कादम्बिनी, पहले आपका रुख करते हैं। G20 समिट के अगर थीम की बात की जाए तो भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। पूरे 2 दिन तक कल और परसों ये समिट चलेगा। एजेंडा क्या रहने वाला है? 2 दिन और साथ ही कुछ देशों के साथ हमारी बायलैटरल टॉक्स भी है, उससे क्या कुछ उम्मीद रखी जाए? देखिए जया, करीब 1 साल से लगातार बैठकें हो रही हैं और आज जो है उसका कल्मिनेशन जिसको कहते हैं वो है शिखर सम्मेलन है। यानी कि सभी जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं जो आ सकते हैं वो आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, उनके नाम हम जानते हैं। लेकिन जो सारे नेगोशिएशंस वगैरह हुए हैं उसके बाद यहाँ पर एक फाइनल उसको एक प्रारूप देकर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि एक आउटकम उसका होगा, एक जॉइंट स्टेटमेंट होगा जिसमें कम से कम ये साफ होगा कि आगे जो ये सारे विकसित देश और विकासशील देश जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं वो आगे के आर्थिक रोड मैप को कैसे देखते हैं। जो इतनी सारी चुनौतियां हैं पूरे विश्व के सामने, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला हो या फिर जो डेट चैलेंज हो या फिर बाकी जो मामले हों, जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जो स्थिति बनी हुई है, फूड सप्लाई चेन्स, बाकी सप्लाई चेन्स जो अफेक्टेड हैं, उस सब पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा, वो एक फैक्टर है जिसमें देखना होगा कि क्या होता है। अफ्रीकन यूनियन के लिए भारत जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो शामिल हो जाए, उसकी एक आवाज़ हो, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर भारत उभरा है। तो ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और बायलैटरल्स जो हैं, ऐसे समिट्स जब होते हैं तो उसमें बायलैटरल जो नेता आ रहे हैं वो भी दूसरे नेताओं के साथ करते हैं और जो भारत के साथ बायलैटरल्स हैं वो भी कई बायलैटरल होंगे जो पीएम मोदी करेंगे, जिसमें से अहम आज जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ है और भी कई बायलैटरल हैं। उमा जी देखिए, सबसे उमा, एक सवाल मेरा आपसे ये था, पूरे साल जो 60 से ज़्यादा शहरों में जो 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई और जिस तरह से जो शेरपाज हैं G20 देशों के, उन्होंने बैठक की और आम सहमति बनाने की बात की, जैसा कि कादम्बिनी बता रही थी, तो उन सब बातों पे क्या सहमति बनी है वो तो अहम है ही। बायलैटरल की जहाँ तक बात है तो अमेरिका के साथ जो बायलैटरल है वो काफ़ी अहम होने जा रहा है। जब जो बाइडेन ने वहाँ से उड़ान भरी अमेरिका से, उसके बाद जो अमेरिकी मीडिया को ब्रीफ किया गया उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि GE जेट इंजन, उसके अलावा MQ-9 रीपर्स जो ड्रोन है, 5G 6G, कोलैबोरेशन ऑन इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर एरिया में, इन सब मुद्दों पर अहम चर्चा होगी और बात आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि जून में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और उसी तरह से ये फॉलो अप जो है उन विषयों का होगा जिन पर अमेरिका में लंबी चर्चा हुई। दूसरी जहाँ तक बात है, चीन इसमें शामिल नहीं हो रहा, रूस के राष्ट्रपति इसमें नहीं आ पा रहे, तो इससे एक ये अंदेशा बना कि शायद इसका शैडो इस पर आएगा। लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बेशक इन दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो नहीं आ रहे हों और कुछ और देशों के प्रमुख नहीं आ पा रहे क्योंकि कुछ की तबीयत भी खराब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके शेरपाज हैं, वो लगातार नेगोशिएशंस में शामिल रहे हैं और एक आम सहमति तक पहुंचने की अलग अलग मुद्दों पर, खासतौर पर आर्थिक मुद्दों पर एक कोशिश जो है लगातार चलती रही है। तो ये जो कल और परसों जो शिखर समिट होगा, उससे पहले आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं और जो बाइडेन
बाइडन भी आज शाम को यहाँ बिल्कुल। पहुंच रहे हैं। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जया, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बायलैटरल्स आज हो रहे हैं, आपने अब तक जो देखा होगा पीएम मोदी के साथ जो बायलैटरल होते थे वो हैदराबाद हाउस में होते थे, लेकिन इस बार जो है वो LKM यानी कि प्रधानमंत्री निवास पर हो रहा है। ये अपने आप में बेहद अनयूजुअल है, लेकिन जो अभी दिल्ली जो जिस तरह से एक किलेबंदी की गई है, सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं, उन सबको देखते हुए यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री के घर पर ये बायलैटरल्स होंगे, चाहे शेख हसीना के साथ हो या फिर जो बाइडेन के साथ हो। तो ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। जय बिल्कुल, ये एक अहम जानकारी आपने दी है कादम्नी, आप और उमा दोनों इस पर भी रोशनी डाले कि G20 में 19 देश है और यूरोपीय यूनियन है। जब इसकी शुरुआत हुई, विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस बार ये समिट रूस और यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में हो रहा है, तो आप ये बताएं कि अभी तक के अपने मकसद को पाने में G20 कितना कारगर रहा है और इस बार के समिट से क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए इस पे काफ़ी डिवाइडेड व्यू है, क्योंकि कई जानकार ये मानते हैं कि G20 जिसमें सारे विकसित देश हैं और कई विकासशील देश हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है। कई जानकारों से मेरी बात हुई, उनका ये भी कहना है कि अभी का जो G20 है उसमें भले ही कोई सर्वसम्मति ना बने, कोई कॉन्सेंसस ना बने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इंटेंट क्या है, क्या इंटेंट ऐसा है, क्या नीयत ऐसी है कि हम सबको साथ लेकर चलें और जो एक आर्थिक रोड मैप है वो पूरे विश्व के लिए वैसा हो जैसा होना चाहिए। चैलेंजिंग वक्त है, जैसा कि शायद पिछले 100 साल में नहीं हुआ। हमने एक पैंडेमिक फेस किया है जिसमें पूरी दुनिया बंद हो गई, उसका असर हम अभी तक देख रहे हैं, चाहे वो सप्लाई चेन्स की बात हो, चाहे खाद्यान्न संकट की बात हो। और भी जो हालात खराब हो गए हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हैं, जो कि किसी ने नहीं सोचा था कि इस वक्त में 2023 में एक युद्ध इस तरह का हो सकता है, लेकिन हो रहा है। उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, चाहे वो दुनिया के एक कोने में हो रहा हो, लेकिन उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो जरूरी यह है कि जो पहले हुआ उस पर कहीं बिल्ड करके आगे कैसे चलेंगे, ये अहम है। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक G20 बनाने के पीछे की मकसद की बात है, तो जो 1997-98 में 96-97 में जो आर्थिक संकट आया था, उसके बाद इसको एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह बनाया गया था। लेकिन 2007 में जो दूसरा वैश्विक आर्थिक संकट आया, उसके बाद दुनिया के देशों को लगा कि राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर ही एक समन्वय बनाकर इस तरह के आर्थिक संकटों से निपटा जा सकता है। तो आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है अलग अलग देशों की, उसके बीच में सहयोग के लिए जो फोरम बना, उसके बाद उसमें बहुत सारे जो चुनौतियां हैं वो ऐड ऑन होती गई। और जैसा कि अभी जिक्र किया कादम्बरी ने कि जो यूक्रेन युद्ध है वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और इस वजह से G20 के जो देश हैं वो दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक तरफ अमेरिका है और पश्चिमी देश हैं, दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश हैं। और खींचतान इस बात को लेकर है कि आखिरकार यूक्रेन को लेकर क्या बात ऐसी हो। जहां तक अमेरिका का कहना है वो कह रहा है साफ तौर पर कि कोई समझौता नहीं होगा। रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि एक आर्थिक फोरम है तो बातचीत सिर्फ जो है वो आर्थिक आधार पर ही हो, आर्थिक सहयोग की बात हो, जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसमें ना घसीटा जाए, तब जाकर कोई सहमति बन सकती है। तो एक चुनौती निकलकर सामने आई है, लेकिन भारत ने जिस तरह से डेवलपमेंटल एजेंडे पे फोकस रखा है G20 का, उसको लेकर काफी उम्मीद है। और यही एक उम्मीद है कि जो आर्थिक सहयोग की जो बात है जिसके लिए ये फोरम बना है, उस पर बात आगे बढ़ेगी, और यही कंटेंट की बात जो कि कादम्बरी ने किया है। और इम्पोर्टेंट इसमें यह भी है जया उमा कि जो भारत का प्रेसिडेंटशिप है, जो भारत की अध्यक्षता है, वो अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत जो है वो किसी खेमे के साथ नहीं है। भारत जो है वो सबके साथ है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाहे वो अफ्रीकन यूनियन हो या फिर ग्लोबल साउथ हो या फिर बाकी जो देश हो, उनको इस तरह से कोई नुकसान न पहुंचे और एक ऐसे कंसेंसस पर पहुंचा जाए, एक ऐसे समझौते पर पहुंचा जाए जिससे कि इस युद्ध के कारण जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल देश हैं वो सफर न करें। और ये रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की ये भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और G20 समिट जो है उसके पीछे के मकसद और इस तरह के समिट से क्या कुछ संभावनाएं वैश्विक स्तर पर निकलकर उभर कर आ सकती हैं, इस पर गहन चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।